टीपू सुल्तान में तुम क्या करके आए क्लासिक पेपर में 100 जवाहरलाल नेहरू को क्या है कि जेल हुई क्योंकि उस समय जो पॉलिटिकल एक्यूज्ड थे, पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल की जेल होती थी, ओके, और उनको 2 साल तक रखा जाता था जेल में। तो एक्स्ट्रा भारत की फौज किसी के पास है? एक्स्ट्रा बुक अरे इधर तक पढ़ाना होगा आपको 11वें पेज तक। इनके साथ तीनों एक में सर 11वें पेज तक पढ़ाना पड़ेगा। देखो इधर पढ़ा देंगे, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, जो आने वाला बता देना। वैसे तो सर आता है थोड़ा बहुत। ध्यान दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, उन्हें कहाँ रखा गया था जवाहरलाल नेहरू को? उनको अहमदनगर के किले में। पहला कहाँ रखा गया बताइए? अहमदनगर के किले में रखा गया और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जिसका हिंदी नाम क्या है? डिस्कवरी सर 13 अप्रैल ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। कमेंट नहीं करो, भारत एक खोज। भारत एक खोज सर, इसमें तो सर भारत की खोज सर, भारत की खोज, भारत की खोज। तो इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हमारी सभ्यता विकसित हुई, भारत में किसका आक्रमण हुआ, कैसे कैसे हुआ, सारी बातें उन्होंने लिखी है। तो इसके राइटर जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब जरा देखिए, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों तो भारत नहीं मिल रहा है, जवाहरलाल नेहरू मिल रहे हैं। और जब जवाहरलाल नेहरू को देखा तो जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। तो ऐसा दिखाया गया कि वो कितने भटके थे। तो उनको कहाँ रखा गया था, किस किले में? अहमदनगर के किले में। तो उनको वहाँ पर एक नजरबंदी थी, ऐसा कोई प्रिजनर नहीं था, उनका कोई सेल नहीं था। उनको खेती बाड़ी और बाहर बाग बगीचे भी दिए थे। अहमदनगर का किला बहुत बड़ा था, उसमें सिर्फ वही अकेले बंद थे और किले के अंदर घूम फिर सकते थे, ऐसा, ठीक है। तो नजरबंद थे, मतलब वो नेता थे ना, बड़े नेता, इसलिए ऐसे नजरबंदी की गई। तो उन्होंने कहा चलो समय नहीं, टाइम पास हो रहा है, बाहर लेके वो खुरपी करने लगे। तो पहला पेज क्या दिखाया जा रहा है कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी और 20 महीने से भी कम समय हो चुका था, 20 महीने से वहाँ बंद थे, 9th ये थी। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो मेरे कारावास का 1 महीना अब तक बीत चुका था और चांद हमेशा रोज मुझको दिखाई देता था। अगले पेज पे देखो, ये क्या दिखाया जा रहा है? रूल नंबर 8। इस ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नंबर कमरे में वो बंद थे? नंबर 8 में जवाहरलाल नेहरू बंद थे, जहाँ पर इनको रखा गया था 42 से 45, 3 साल तक रखा गया, 1942 to 45। तो यहाँ दिखाया गया कि मिट्टी बहुत ख़राब थी। मैंने सोचा क्यों ना फूल की क्यारियाँ लगा दी जाएं। तो मैंने पथरीली मिट्टी देखी कि यहाँ की मिट्टी तो अच्छी नहीं है। फिर अब मुझे इससे जुड़ी एक यहाँ की घटना याद आ गई इस किले में। तो इस किले का भी अपना इतिहास है। चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर इसका नेतृत्व किया था। तो ये अहमदनगर किले की रानी कौन थी? चांद बीबी। तो बाद में तो अकबर के अंडर में आ ही गया होगा, अभी तो ये अंग्रेजों के अंडर में है। तो चांद बीबी ने इस किले की रक्षा किससे की थी? अकबर से की थी, और हाथ में तलवार उठाकर। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने बताई। खुदाई के दौरान हमें नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। तो अब इन्होंने बताया कि अंत में उसकी हत्या कर उसके ही आदमी ने कर दी, उसके ही आदमी ने उसकी हत्या कर दी। और जवाहरलाल नेहरू जब क्यारी बना रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने खुदाई की और खुदाई के दौरान कुछ नई चीज़ें मिली। तो कुछ गुंबदों और इमारतों के हिस्से मिले। क्या मिले? उसको मत दिखाओ, ध्यान दो बेटा, अभिष वहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो गुंबद का मतलब है मेहराब, हाँ, इस तरीके या बुर्ज भी कह सकते हैं। तो कुछ गुंबदों के उनको हिस्से मिले। ये इसको मेहराब भी कहते हैं, बुर्ज भी या आर्च भी कहते हैं, डोम, गुंबद, ये सब। अब देखो, कुछ भी कर दो, गुंबद है। तो इसमें हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि अधिकारी हमें दूर नहीं जाने देते थे। मैं तो नज़रबंद था, वो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ आसपास कुछ उनको हिस्से मिले। और अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो कुदाल से पहले क्यारी बनाई,
फिर कलम से फिर भारत की खोज लिखने सर बैठे। थक गया है, ऐसा कोई रीजन नहीं था सर। वहाँ पे जो सर मिट्टी थी ना सर, वहाँ पे पथरीली थी। हाँ, तो सर बहुत सा दिक्कत। तो अब कर्म के माध्यम से अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। इनका कहना था जैसे पैगंबर मोहम्मद थे, वो आगे का बता देते थे, कहते थे मैं पैगंबर मोहम्मद तो नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे का कैसे लिखूँ। बचा रहता है पिछला, तो मैं इतिहासकार या विद्वान भी नहीं हूँ कि मैं इतिहासकार की तरह लिख सकूँ। हाँ, मैं एक लेखक की भांति मैं अपने कुछ अनुभव है जो तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा। तो अब मैं आज के विचारों के बारे में बता रहा हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। कभी भी जब आप हिस्ट्री पढ़ने जाते हो तो हिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी होती क्योंकि उसमें बहुत कुछ पहले का पढ़ना पड़ता है जिससे हमारा कुछ मतलब नहीं रहता। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं एक आपको ऐसा इतिहास बताना चाहता हूँ जो अतीत के यानी पास्ट के भारी बोझ से तला ना दबा हुआ ना हो, वहाँ बहुत सारे ईयर्स ना हो, सन ना हो कि इस ईयर में प्लासी का युद्ध हुआ, इस ईयर में बक्सर का हुआ होता, नहीं तो बच्चे उसी से दबे रह जाते हैं। कहते हैं मैं आपको पिछला इतिहास में ले जाऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का इतिहास, जहाँ पर मैं एक इतिहासकार की तरह हूँ लेकिन मुझे भी सन नहीं मालूम, वरना मैं आपको सन बताने जा रहा हूँ। ऐसे क्या तो कभी कभी दबाव धमघोटू होता है। इसी तरीके से भारत और चीन की सभ्यताएं, आखिर मेरी विरासत क्या है, ये बता रहे हैं कि मेरी विरासत क्या है। मैं आज अगर यहाँ नेहरू हूँ या भारत में रह रहा हूँ तो मैं मुझे किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। दम घोटू यानी इतिहास या अतीत दम घोटू होता है। अब क्या आपको मालूम है कि जर्मनी के लोग अभी भी हिटलर का इतिहास ढो रहे हैं। वे कहीं भी जाते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि तुम तो उस देश के हो जहाँ का हिटलर था, जिसने 90 लाख ज्यूस को मरवा डाला था जहरीली गैस देकर के, तो या करंट से मरवा डाला था। तो उनका इतिहास वो ढो रहे हैं क्योंकि उनके किसी एक पूर्वज ने गलत किया। तो अगर हमारा इतिहास है बहुत अच्छा नहीं है तो जहाँ जहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ हमको लोग कुछ बदनाम करेंगे कि नहीं। तो कई बार इतिहास दम घोटू भी होता है। दम घोटू यानी गला घोट जाए, सफोकेटिंग, इट बिकम्स एज सांस न ली जा सके। तो आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किनका उत्तराधिकारी हूँ। उस सभ्यता जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया। तो हमारे यहाँ की सभ्यता कोई आजकल की सभ्यता नहीं है, ये बहुत पुरानी है, हजारों साल पहली है। तो जिसके बारे में बता रहे हैं इस भारत की सभ्यता की या सनातन की सभ्यता के बारे में बता रहे हैं, ये सबसे पुरानी सभ्यता, चाहे मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो या सिंधु घाटी की सभ्यताएं जो भारत में विकसित हुई, ये 10,000 साल पुरानी है। तब उस समय नील नदी की नदी घाटी सभ्यता या माया सभ्यता का भी उदय नहीं हुआ था। माया सभ्यता साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जबकि नील नदी की सभ्यता अफ्रीका में पाई जाती है। वे सभ्यताएं जहाँ 2000 साल पुरानी हैं, वहीं हमारी सभ्यता 10,000 साल पुरानी है। तो हम बहुत पुरानी सभ्यता के धनी हैं। यहाँ तक कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे इसका बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, तो इतने ज़्यादा ग्रंथ थे कि वो 3 महीने तक जलते रहे। तो वो उसमें इतनी ज़्यादा पुस्तकें थी और इतना ज्ञान था, वो जलकर भस्म हो गया। तो हमारी सभ्यता कितनी पुरानी ना हो। उनकी इसमें दसियों हजार के दौरान उन विजयों का उल्लास भी था, पराजय की यंत्रणा भी थी और सब कुछ था। हम लोगों पर एक विशेष बात लागू होती है, हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है, तो हमारा वर्तमान रूप बना, भावी रूप बना रहेगा। इनके शब्द लेखन में आप देखोगे उर्दू भी डाल दिया, एक कोई भाषा शैली नहीं है, बस एक नॉर्मल आदमी की तरह लिख रहे हैं कि नहीं। तो कई बार ये उर्दू के शब्द ले आते हैं, कहीं हिंदी ले आते हैं, तो मिक्स है, कई जगह ऐसे ही उन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए, विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर ही इसको स्पर्श कर सकता हूँ। तो ये भारत एक खोज लिखने चले हैं, लेकिन ये इतना जटिल विषय है कि इट कैन ओनली बी सरफेशियल। जैसे कोई आदमी सरफेस छू सके और एक गहराई तक ना जा सके, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे। कह रहे हैं हम इतना गहरा विषय हमने चुना है, हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं, हम बस थोड़ा बहुत ही बता सकते हैं। अगर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज़ खंगालो मुझको। अगर तुम गोताखोर हो तो भगवान कहते हैं हमसे नज़र क्यों चुरा रहे हो, मैं समंदर हूँ, आओ मेरी गहराई नापो। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि भारत की एक खोज के बारे में लिखना भारत की गहराई नापने के बारे में है, और ऐसा कोई साधारण लेखक नहीं कर सकता।
भारत के अतीत की झांकी। तो यहाँ पर इन्होंने आगे क्या लिखा है कि प्राचीन शक्ति को, अगर भारत इतना अच्छा था तो इसने अपनी प्राचीन शक्ति को क्यों खो दिया? बहुत समृद्ध था। एक समय कौन कौन से लोग थे बताओ, यूरोप से आते थे भारत की खोज करने। सबको मालूम था कि ये एक ऐसा देश है जो स्वर्ग की तरह है। गर फिरदौस बरुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। अगर कोई यहाँ पर स्वर्ग है तो भारत ही है, भारत ही है, भारत। तो उस भारत के बारे में अगर उसका इतना अच्छा इतिहास था तो कहाँ खो गया और कैसे हमने उसे खो दिया? तो आखिर ये भारत है क्या? अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? हम क्यों खास थे? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने का क्यों मतलब था? चीन की जनसंख्या हमसे विशाल है, हमसे 2 करोड़ ज़्यादा थोड़े 2 साल पहले थी, लेकिन उसके पास हमसे 3 गुना ज़मीन भी तो थी। हम इतनी छोटी ज़मीन में होकर चीन के बराबर जनसंख्या हमारे पास कैसे हो गई? हमारा जनसंख्या घनत्व तो हम 1 किलोमीटर में जहाँ 325 लोग हैं, वहीं अगर हम जाएं तो अमेरिका में या कहीं कनाडा में, वहाँ 1 किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं। तो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नदियों का जाल फैला हुआ है। तो नदियों के जाल होने की वजह से जहाँ भी देखो भारत में वही पानी है, और पानी होने से वो अगर वाटर है तो क्या वो जनसंख्या को सस्टेन कर सकता है? तो इसलिए हमारी जनसंख्या इतनी हो गई। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। इन्होंने कहा कि भारत तो मेरे खून में था, अगर मैं भारत में रह के भारत के बारे में लिखता तो वो गलत हो जाता। मैंने उसको एक क्रिटिसाइज़र की तरह, मैंने अपने आप को बाहर का रखते हुए भारत को देखा। उस समय अगर हम देखें तो जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसमें 25 सदस्य थे, और उसमें एक व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया था कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और 24 लोगों ने सरदार पटेल को दिया। तो लेकिन इन्हीं को गांधी जी ने कहा नहीं, जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए और पटेल को ना बनाया जाए। जवाहरलाल नेहरू को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिखने में अंग्रेज लगते थे और इनका लिविंग स्टाइल यूरोपियन था, यूरोप के जैसे चलते फिरते और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। तो इन्होंने भारत को बाहर से ज़्यादा देखा है, अंदर से पता नहीं कितना जानते हैं, लेकिन उसी के तौर पर ये कह रहे हैं हम एक आलोचक की तरह भारत को देखें। भारत को अंदर से ना देख करके, भारत के बारे में इतना ज्ञान सरदार पटेल को था, इतना इनको नहीं था। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर भी यहाँ इन्होंने कहा कि मैंने आलोचक की तरह देखना शुरू कर दिया। मैंने इसे ऐसे देखा जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने देखा, वेस्टर्न कंट्री कौन होती है? एक हम लोगों ने देखा था इंडिया ओरिएंटल है, एशिया के इधर के देश को ओरिएंटल कहते हैं, और जो उधर वाले लोग हैं उनको पश्चिमी देश कहते हैं। तो मैंने भारत को अब ऐसे देखा जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो, अंग्रेज ने देखा हो, जर्मनी वाले ने देखा। पश्चिम इधर है ना, तो ऐसे मैंने देखा। ठीक है, लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो भारत इतने साल तक अपनी सभ्यता के रूप में पहचान बनाने में सफल ही ना हो पाता। भारत के पास कुछ तो था। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो पर खड़ा था। ये अहमदनगर में ही रह के ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो तुमको मालूम है कि ये जो इधर पाकिस्तान के पास जो सिंधु घाटी बहती है, इंडस रिवर, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये सब वहीं से निकली है। तो वो कह रहे हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ? सिंधु घाटी के टीले पर खड़ा हुआ हूँ। तो जिसकी सभ्यता का समय स्वयं 5000 साल पुराना बताया जाता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। इसके स्थायी रूप से टिके होने का कारण क्या है? इसका ठेठ भारतीयपन और आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार। इस और 5-6 हज़ार या उससे भी अधिक समय तक ये निरंतर बनी रही और परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। ये सभ्यता इतने समय तक कैसे बनी रही? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कैसे लोगों में रच बस गई? क्योंकि इसने समय के साथ क्या अपने आप को बदल लिया। जो भारतीय संस्कृति है अपने पुराने सभ्यता को, संस्कृति को संजोए रखकर भी आधुनिकता में जीती है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? आधुनिकता को अपनाते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए हम जीवंत हैं, जबकि कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वे नष्ट हो गई। नाम पढ़ो, ये आने वाला है। देखो मिस्र दैट इज इजिप्ट, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के पिरामिड है ना, गीजा के पिरामिड, गीजा एक राजा का नाम था, तो गीजा के पिरामिड या इजिप्ट के पिरामिड, उसमें तो स्पाइन्स भी हैं, सब कुछ है। तो वो सब फारस किसको कहते हैं? वो लोग ईरान,
फारसी लोग कहाँ के हैं? ईरान की सभ्यता नष्ट हो गई, इजिप्ट की नष्ट हो गई, ग्रीस को क्या कहते हैं? यूनान। चाइना की, अरब और मध्य एशिया के लोगों ने उसे बराबर और उसका परिवर्तनशील, इन सब लोगों ने उनसे निकट संपर्क बनाए रखा। भारत ने उन्हें प्रभावित किया और उनसे स्वयं भी प्रभावित हुआ। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। आज भी तुम देखोगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे धर्म हैं, 5 ऐसे धर्म हैं जो भारत में ही विकसित हुए। हिंदू धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, और उनके पैगंबर यहीं हुए, ये प्रवर्तक। आप समझो महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना की। मुस्लिम की पहली मस्जिद यहाँ बनी, सबसे विश्व की सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? मुस्लिम धर्म बनाया पैगंबर मोहम्मद ने, उन्होंने अरब में बनाया, उन्होंने अरब में बनाया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद भी जब भी नमाज पढ़ते थे तो भारत की ओर देखकर नमाज पढ़ते थे कि यहाँ इधर ईस्ट की तरफ एक बहुत पवित्र देश है और वहाँ से हमको ठंडी हवाएं आती हैं, ऐसा उन्होंने कुरान में लिखा। तो इसका मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद भारत को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो उस समय भी जो लोग थे, उस समय भी भारत को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यहाँ की सभ्यता बहुत उन्नत थी उस समय। लेकिन अभी हमने थोड़े दिन पहले बताया कि खिलजी ने, जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, उसकी संस्कृति को ही नष्ट कर दिया। और कई लोगों को मार काट बहुत हुई। तो यहाँ पर जो पंडित थे उनको मारा गया, और उससे धीरे धीरे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारी संस्कृति ने और हमारी स्थिरता ने लोगों को प्रभावित किया। जो अंदर की स्थिरता है ना, जो ठहराव है, उसने लोगों को प्रभावित किया, ऐसा ही बताया। अब देखो इसके आगे अगले पेज में क्या लिखा है कि इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों पर नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा और यहाँ के लोगों का नाम इंडियंस पड़ा। सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा और यहाँ के लोग हिंदू कहलाए। सिंधु के नाम पे हिंदू, क्योंकि लोग सिंधु बोल नहीं पाते तो हिंदू बोलने लगे, फिर कुछ हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म ना होकर सनातन धर्म है। जब आप ध्यान दोगे तो सनातन धर्म है, चूंकि जो भारत के लोग हैं वो सब हिंदू कहलाते हैं, सिंधु नदी के पास होने की। समझ में आई बात? हिंदू करके कोई धर्म नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप को हिंदू ही बोलने लगते हैं। ओके, अब जरा देखिए, इसी से इसका नाम इंडिया पड़ा, इंडस के नाम पे, और इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। इस पे भी MCQ आएगा। जिसे पार कर हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ, कबीले, काफिले और फौजें आती रही। सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ मंगोलिया से भी फौज आई। अगर आप देखोगे तो ये देखो, चंगेज खान की बात अभी ये करेंगे। तो ये मंगोलिया है सर, रशिया और चाइना। मंगोलिया में सिर्फ इतना बड़ा एरिया है और वहाँ 90 लाख लोग रहते हैं। 90 लाख। और वहाँ से ये लोग इधर से पास करके अफगानिस्तान से चंगेज खान है। महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी ने तो 17 बार दिल्ली को लूटा और सैकड़ों ऊँट भर के सोना ले गया हर बार। उसके ऊँट कम पड़ जाते थे, लेकिन दिल्ली का सोना नहीं। सोमनाथ का टेम्पल तोड़ दिया गया। तो आप समझ गए कि नहीं? यहीं से नहीं आया। और अरब जो देश है, यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद थे और वो इधर की तरफ जो है करके रुख करके नमाज पढ़ते। अब समझ में आई बात आपको? इतना दूर आते थे नमाज पढ़ने नहीं आते थे, वो इधर की ओर दिशा करते देख के ना। अब इसके बाद बहुत सारे कबीले थे, तो कबीले और फौजें भारत को लूटने आती रही हैं। इसके अलावा यहाँ से ही, जिसको हम कहते हैं अलेक्जेंडर या सिकंदर, वो भी यहीं से भारत पर आक्रमण किया, वहाँ से उन्होंने किया। ठीक है कि नहीं? तो इन्होंने, इनके और इनके आपस में जब इन दोनों ने शादी की तो मुगल्स बने। अब मुगल से फिर मुगलों का सामना, ईरान और मंगोल। सर, मस्जिद बनने से पहले लोग नमाज कैसे पढ़ते थे? तब नहीं पढ़ते थे। 1500 साल पहले वहाँ पर भी, अरब में भी सब बुत परस्ती होती थी। तो सर आपने बोला कि वो इंडिया की तरफ देख के जब मस्जिद बनाई, जब बना 1500 साल पहले, उसके पहले फिर सऊदी अरब में सब मंदिर तोड़े गए, फिर मस्जिद बनाई गई, फिर नमाज पढ़ी। 1500 साल पहले। उससे पहले जो पैगंबर मोहम्मद के भी माता पिता थे, वो भी बुत परस्ती किया। बुत यानी बुत, मंदिर, मूर्ति। तो मंदिर से ये लोग ऐसे धर्म कैसे बने? क्या हिंदू से पंजाबी नहीं बन गया, सिख, जैन नहीं बन गया, और कहाँ से बने? एक धर्म से निकल के सब बनते हैं। जैन भी से बन के निकले।
जो भगवान बुद्ध थे उनके माता पिता हिंदू थे, जो गुरु नानक थे उनके माता पिता हिंदू थे, ननकाना साहब में रहते थे। इसी तरीके से महाविष्णु तो इस सनातन धर्म बहुत पहले का, उसी से सारे विश्व के धर्म बन गए। ऐसे तो होता है ना, धीरे धीरे सभ्यता होती है। मान लो तुम अभी सब ये दिया सीधा पकड़ के चला है, तुम उल्टा चलाने लगो तो कहेंगे अभीष्ट धर्म, जय हो अभीष्ट, जय हो, उल्टा हो जाएगा। तो तुम कुछ जो करने लग जाए और तुम्हारे चेहरे पे पीछे एलईडी लगा दो, कितना तेज है, जय हो अभीष्ट जी की, धर्म बन गया। लाइट लगाने का एलईडी लगा दी तुमने पीछे, जो कुछ यूनिक हो जाए, ठीक है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों और मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। इन्होंने कहा मैंने सिंधु घाटी को देखा। अब ये कहाँ पहुंच गए? पुरानी सारी भग्नावशेषों को देखा। बोले मैं जनता एलोरा पहुंच गए। कहाँ? महाराष्ट्र में, वहाँ की। और एलिफेंटा की केव्स में भी पहुंच गए, बम्बई एलिफेंटा केव्स। अन्य स्थानों को देखा मैंने, आगरा और दिल्ली की इमारतों को भी देखा। मतलब ये मेरे जी कह रहे हैं सब इमेज नहीं किया, ये तो भारत घूमे ही होंगे जब नेता है। भारत भ्रमण तो इन्होंने खूब किया है, 15 साल तो भारत ही घूमे। पूरा नेतागिरी कैसे की? ऐसे तो कोई भारत भ्रमण तो करना पड़ेगा ना। कोई जैसे अभी राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, तो पूरा भारत घूमते रहिए अभी। तो ऐसे ही हजारों साल से पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के कोने कोने से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और उनके द्वारा, इसके पहले हुएनसांग आया था। हुएनसांग सुन लीजिए, ये कहाँ आया था? हुएनसांग जो मौर्य साम्राज्य में आया था, तो देखा था। हाँ, और उसने ये लिखा कि अशोक साम्राज्य में दोनों तरफ अच्छे छायादार वृक्ष लगे हुए थे, ठीक है। और कई और सड़कें सीधी थी, नालियाँ बनी, तो उसने सब कुछ लिखा कि भारत की संस्कृति के बारे में। तो बहुत सारे लोग, चीनी लोग यहाँ से जाते थे और अपनी बात कहते थे। फिर इसके बाद विशेष संबद्ध तत्काल मेरे सामने बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उपदेश देते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन ये सोच है मैं वहाँ खड़ा हूँ और भगवान बुद्ध वहाँ उपदेश दे रहे हैं और मैंने उन्हें देखा। लेकिन ये जिसके ऊपर बोल रहे हैं, ये कह रहा है भारत ने देखा। ये जब मैंने बोला मैंने देखा, वास्तव में कह रहे हैं भारत कह रहा है कि मैंने उन्हें उपदेश देते हुए देखा। मैंने यहाँ जनता एलोरा बनते हुए देखी, मैंने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होते हुए देखी। मैं भारत हूँ, मैं समय हूँ। भारत के ऊपर बोल रहे ना, वो थोड़ी देखे होंगे। अब ये देखो, 2500 साल का फासला तय करके कुछ अभिलिखित शब्द मुझे प्रतिलिपि की तरह सुनाई पड़े। और उन्हीं जो बुद्ध के उपदेश थे, उनको कलिंग के युद्ध में जब अशोक ने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने मार दिया। ये बात सच है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था, जिससे कि उसको उसकी गद्दी मिल जाए। अपने 99 भाइयों को मार दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। तो जानते ही लोग, हंसो मत उस पे, वो महाभारत की बात से मेरे बहुत बड़ी बात है। वो इतना कैसे जान रहा है इस मेरे, तुम क्यों नहीं जान रहे? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब कलिंग के युद्ध में अशोक जीत गया, तो उसने देखा कि उसने उस युद्ध में जीतते समय छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को मार दिया है। इससे उसका मन युद्ध से विरक्त हो गया। उसने अपने पुत्र राहुल और पुत्री संघमित्रा को भेजा, बोला ये अभिलेख लिखो बौद्ध धर्म के, और खुद ही बोला बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छा। खुद बुद्ध के शरण में पहुंच गया। और उसके बाद उसने, बुद्ध उस समय के नहीं थे लेकिन उनका धर्म तो था, तो उनके जो भी शिष्य थे उनके पास पहुंचा और वही अभिलेख लेके जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, सब जगह, श्रीलंका, जापान, सब जगह अपने बेटे को भेजा। और आज ये स्थिति है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। ये सब अशोक कर दिया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक में भी बौद्ध धर्म है, जहाँ पर वाहमियान की मूर्ति को तोड़ दिया था तोप लगा के, भी कुछ समय पहले। ना भारत की शक्ति और सीमा क्या है? भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। अब ये बात करें कि हमने तो बहुत जगह सब कुछ किया, लेकिन इसके पतन कैसे हुआ, इसका नाश क्या हुआ? तो नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए विस्तार करके पूरब का अधिकार करना आसान हो गया। क्या तुमको ये बात मालूम है कि विज्ञान भी किसी देश को पूरे विश्व पे कब्जा करा सकती है?
ये हुआ है। ब्रिटेन में सबसे पहले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ और साथ ही साथ इंजन का जेम्स वाट ने किया। उसी जेम्स वाट ने जिसके नाम पे 2000 पेटेंट, उसने 2000 आविष्कार कर डाले अपने जीवन में, जबकि 7वां पढ़ा था और उसके प्रिंसिपल ने कहा था कि योर चाइल्ड इज स्टूपिड। उसकी आंट से, उसके माँ बाप तो मर गए थे, लेकिन उसकी माँ उसको घर ले बोली एक्सक्यूज मी मैम, माई चाइल्ड इज नॉट स्टूपिड। और वो घर पे रहता था और रोज नए आविष्कार करता। उसने बल्ब का भी आविष्कार कर दिया। तो उसी जेम्स वाट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया। एक साथ कॉटन से, रुई से 2000 थ्रेड बनाए जा सकते थे। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन। और फिर जब इतनी अच्छी मशीन बनी तो और फिर इंजन का आविष्कार हो गया, तो इंजन से मोटर बनी और ढक 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 वहाँ कपड़े बनने लगे। 2000 थ्रेड, उन थ्रेड से कपड़ा बन गया मशीन से। रेलवे बच गए। और उससे जब इंग्लिश सुपीरियर हो गए तो उनको कहा अब कॉटन कहाँ से लाएं, हम तो कपड़ा इतनी तेज बना रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ कोलोनाइजेशन करो, जहाँ जहाँ जो देश मिले कॉटन छीन के लाओ, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाओ। तो भारत ही नहीं, ये कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य एक ऐसा है, या बरतानिया साम्राज्य, ब्रिटिश को बरतानिया भी लोग कहते हैं, उसी से ब्रिटानिया बिस्कुट आया। तो वो ऐसा साम्राज्य है जहाँ सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता। जापान, जिसको सूर्योदय का देश या निप्पन कहा जाता है, वहाँ से लेकर जहाँ इधर हम चले आए तो कनाडा और मैक्सिको तक सब जगह अंग्रेजों की सत्ता है। तो अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता। तो अब इस पर इन्होंने क्या कहा बताइए कि तकनीक भी किसी देश पर क्या कब्जे का हथियार बन सकती है। कोई एक देश दूसरे देश पर क्या तकनीक के आधार पर कब्जा कर सकता है। तो मुगल क्यों यहाँ के राजाओं से जीत गए, क्योंकि मुगलों के पास तोप थी, जबकि यहाँ के राजा तलवारबाजी में अभ्यस्त थे। बोलो तोप जीतेगी कि तलवार? तो अभी भी मैदानगढ़ में चले जाओ, तोपों के गोलों के निशान हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? लेकिन अब मुगलों से भी कौन ताकतवर आ गया? जिनके पास मस्केट्स थे, राइफलें। अब मुगलों के पास राइफल नहीं थी, उसी ने राइफल से पीछे से मारा। अब महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी तलवार हवा में लहराती रही, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, रानी ये इसके बारे में कहा गया। बुंदेले हर बोलों से मुंह हमने सुनी। यूरोज ने मार दी गोली। तो गोली जीतेगी कि तलवार? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गोली के आधार पर, मतलब कि जो तकनीक है अंग्रेजों ने हम पर अधिकार कर लिया। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती रही है, ठीक है, ऐसी बात कही गई है। तो इतने में तुम्हारा एमसीक्यू हो जाएगा। अब दूसरी बात बताओ, थोड़ा तो आइडिया लग गया ना, इस कितने तक में एमसीक्यू आ जाता है। तुमको बता दिया कमरा नंबर 8 में ठहरे हुए थे, अहमदनगर का किला था। ये उनकी चांद बीबी ने अकबर से लड़ाई की और 9वीं जेल लिया था। कौन सी 4 चीजें बताई? अभी तुम 4 लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करो। 4 क्या चीजें बताई? सर 9वीं जेल यात्रा, और बताया कि जो धर्म थे उनके बारे में, और क्या बोलते हैं कि रिद्धि बताओ। चांद बीबी के बारे में बताया कि उसने लड़ाई की थी अकबर से और उसको बचाना था फोर्ट को। और वो 9वीं बार जेल गया था और वो रोल नंबर 8 में था। यही सब बातें बतानी। और अहमदनगर 42 से 45 तक वो अहमदनगर के जेल में रहे। पहली बार 1942 से 45। समझ आ गया ना? 1942 से। अब हिंदी की बुक लाओ, चलो। तो इसमें 4 ग्रामर में क्या आने वाला है? ग्रामर में सर 1944। सर मैंने आपको वो भेजा था ना, मैंने आपको वो भेजा था सर, प्रिंट उसमें देखा। भाषा की बात से सर इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। किससे नहीं आएगा इतना? इसमें नहीं आएगा, ग्रामर में आएगा। चलो आप वो मैंने आपको भेजा, वो चेक करिए। तो ग्रामर तो समझने का सिर्फ भाषा की बात से आएगा, वही ग्रामर की बुक है, वो ग्रामर की कॉपी है आपके पास? ग्रामर की कॉपी होती है होती नहीं है सर। सर हमारे तो पढ़ाती नहीं मैं बता है, दूं। चैप्टर पढ़ा देते, बोलते कि कुछ कर देते। ठीक है, ओके। सर भाषा की बात ही है ग्रामर। अब फिर पठित पाठों से तो भारत की खोज से प्रश्न। चलो अब मैं कुछ प्रश्न कराता हूँ, पढ़ो। सर आप ऐसे रिवीजन करा दो पास। सर भेजे हुए हैं सर ने PDF। सर हम बता देंगे ना। मैं बता रहा हूँ
फ्रेमवर्क आपने बता दिया। भारत की खोज के प्रश्न उत्तर। कसम से नहीं बता रही, यूट्यूब पे आया था। यूट्यूब पे आया था। दे देते हैं ना। देखो यस सर। भारत क्या है? देश है। भारत एक देश है जो कि ठीक है, अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? ये लटक रहे थे। नहीं लिखा। इसको नोट करो। अतीत हाँ। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? मेरे भारत की खोज है। हाँ, ये प्रश्न आएगा। उसने अपनी प्राचीन शक्ति अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? इंडिया वाज रिप्रेजेंटेटिंग व्हाट इन इट्स एंशिएंट पीरियड? सो अपनी प्राचीन शक्ति को इसने कैसे खो दिया? भारत एक विशाल जनसंख्या वाला प्राचीनतम देश है। ठीक है ना। यहाँ की विशेषता यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है। सर ये क्या लिखा है? प्रतिनिधित्व करता था। इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिंग व्हाट इन इट्स एंशिएंट पीरियड। यहाँ की विशेषता क्या खास बात है? यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है। संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ तक कि भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम को भी मानते हैं कि सारा विश्व ही इनका एक परिवार है। जो भी लोग आक्रांता हुए इसने सबको शरण दी। जो लोग कष्ट में थे, यहाँ तक कि जो ज्यूस थे यहूदी, वो कहाँ आके शरण ली? भारत। फारसी भारत में शरण ली। पूरी दुनिया में सिर्फ 5,000 फारसी बचे। तो उसमें ये टाटा बिरला ये भी फारसी है। ये पंजाब टाइप का। ईरान के थे, पर्सिया। ये अंबानी रोशन। अंबानी नहीं, टाटा और बिरला। टाटा। अंबानी तो गुजराती है। सो दैट इज शक्ति बटा के बाद क्या? सुनो, ये विशाल जनसंख्या वाला प्राचीनतम देश है। यहाँ की खासियत क्या है? विशेषता यहाँ की सभ्यता और संस्कृति यहाँ की विशेषता। सही है? ओके नाउ इसी से भारत में लोकप्रिय रहा है। इसी से भारत विश्व में लोकप्रिय रहा है। विश्व में लोकप्रिय रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आक्रमण भारत में हुए, लेकिन फिर भी भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट नहीं हुई। दूसरी जगहों पे आक्रमण हुए, लोगों ने कहा अपना धर्म बदलो। उन्होंने बोला हाँ, बोल दिया महाराज मैं बदल लेता हूँ, लेकिन इंडिया ने कहा मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेंगे। इसलिए भारत की सभ्यता और संस्कृति इतने अलेक्जेंडर ने किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, और भी कई मंगोलों ने किया, लेकिन क्या यहाँ की संस्कृति समाप्त हुई? ये वैसे ही जीवंत कैसे बनी हुई है? सर ये शक्ति को सही बात क्या लिखा है इसमें? सर क्वेश्चन। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे भारत ने खो दिया? तो अब हम देखते हैं। भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। वो बात समझ में आ गई? ये सब भारत पर
सर ये भारत की खोज की क्वेश्चन आता है। हाँ, उसी पर ही है जो आने वाले। मंगोलों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, सिकंदर का भी आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का भी हुआ। लेकिन भारत नहीं। और कोई होता, अगर नया कोई होता तो क्या वो अपनी संस्कृति खो देता? लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, कई बार पुराने पेड़ को काट भी दो तो क्या उससे कुछ फिर से उगाता है? तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। यहाँ के लोग भाग के, फिजी में 5 लोग गए थे और 5 लोग जानते अपने साथ क्या ले गए थे? कोई भगवत गीता बगल में दबाया जा रहा है, कोई रामायण, तुमने सुना होगा। और वहां जाकर उसको पढ़ के उस पर नाट्य रूपांतर करके उन्होंने पूरे देश में रामायण फैला दी। सिर्फ कुछ नहीं ले गए, पैसा भी नहीं ले गए, अपने ग्रंथ ले गए। और सर चाइना में बुद्धिस्ट का, हाँ, बुद्धिस्ट तो उन्होंने फैला ही दिया था। तो जो बुद्धिस्ट अपनी संस्कृति को बचाए रखते। अब देखिए, अब कैसे इसने खो दिया? तो इसने अपने को कैसे खो दिया? जैसे जैसे पश्चिमी देशों में आधुनिकता हुई, उन्होंने भारत पर कब्जा किया। अभी मैंने तुमको स्पिनिंग जेनी बताई थी। तो जैसे जैसे पश्चिमी देशों में आधुनिकता का उदय हुआ, उन्होंने भारत में, क्या तुम्हें मालूम है उपनिवेशवाद क्या होता है? कॉलोनाइजेशन, उपनिवेश बना लिए। अगर उपनिवेश नहीं तुम लिखना चाहते हो तो अधिकार कर लिया। कितना लिखना है? अब देखो दूसरा प्रश्न, आपके अनुसार भारत यूरोप से तकनीक में कैसे पिछड़ गया? 5 बजे से बैठ जाओ, हवा में बैठ जाओ, उधर पीछे एसी, वहां हवा में बैठ फैन चला लो, एसी। अगर तुम्हें नॉर्मल रूम चाहिए तो वो 500 का है और एसी रूम 1000। मतलब होटल में एसी रूम और 1000 होते हैं। 1200 होता है। हाँ? 1200। चलो, भारत यूरोप की तुलना में, यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? अब देखो, यहाँ बात की जा रही है कि 19वीं शताब्दी यानी 1800। तो 19वीं ऐसे लिखना, 19वीं फिर 19 फिर भी लिख देंगे ऊपर। 19वीं हाँ, सर। शताब्दी में जिसको ये अवे फ्रॉम मैडिंग क्राउड, हार्डी ने जो अपनी नॉवेल लिखी वो वही बता रहा है ना। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। मैनचेस्टर में तो ये कहा जाता था जब फैक्ट्री लगी थी कि यहाँ तो सूरज ही नहीं निकलता, इतना धुआं। ब्रिटिश ने किया है क्या सर? ब्रिटिश में ही मैनचेस्टर है और वही कपड़ों का वो हब कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। मतलब ब्रिटिश ने ही मेनली ज़्यादा पॉल्यूशन, जेके जूट मिल, जेके कॉटन मिल, सब कानपुर में उस समय थी। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? सिर्फ मतलब ब्रिटिश ने ही मतलब पॉल्यूशन बढ़ाई। पॉल्यूशन नहीं, जेम्स वाट भी वहीं का था। तो वो जब इतने रोज नए आविष्कार करता जा रहा था तो उसकी वजह से उसको एक कटिंग एज मिल गया इंग्लैंड को और फिर उसने सब जगह
विज्ञान सबसे बड़ी चीज है ना। अगर नहीं होता तो आप विज्ञान से आदमी कुछ भी कर सकता है। विज्ञान से आज हथियार बना लो, सबके ऊपर तुम राज करोगे। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। That is some kind of industrial revolution has been set up in European countries. जबकि उस समय विश्व के कई देशों में उस समय भारत में पुनर्जागरण का काल था। पुनर्जागरण समझते हो? नहीं रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब कि हमको अपने अंधविश्वासों को छोड़ना है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे कुछ हो वो कि हम लोग बहुत पुराने रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, अंधविश्वास। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। तो हम लोग उससे निकलने की कोशिश करें तो वहाँ औद्योगिक क्रांति चल गई। पुनर्जागरण का काल था। अब देखो उसी समय उत्तर भारत में, साउथ में नहीं करो उसको, अभी 2 बार वो भी मार रहा तुम भी मार, तो पतला हो गया वो इसीलिए ठीक है। उसके बाल झड़ गए इतना मारते। किससे गए बताओ? उसके पापा भी उतने ताकतवर, कौन तुमसे लड़ेगा? पुनर्जागरण। अगला लाइन क्या बोला? बोलो, बोल रहो सर मैं तो पेन कोच रहा था, मुझे क्या मालूम, मैं अपना काम करूँगी आपका देखो। नहीं वो तो पेंसिल कोच रहा है तो बोलो, वीडियो चल रहा है, बोलो अपनी बात। यू आर ऑनलाइन टू द वर्ल्ड, ठीक है? गोरा लड़का देख के छेड़ रहे हो ना। तो यहाँ पर उस समय उत्तरी भारत में तुम भी दुआ करो भगवान से, अल्लाह से हमें गोरा बना दो। क्यों नहीं पाउडर खरीदते? कि पाउडर लगाते हो तो पाउडर काला हो जाता है। अब अपना काम करो, है ना? तो लगा रहा है कि मेरी पेंसिल गोरी हो जाए ना। अगली बात देखिए, भारत, उत्तर भारत में उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे। भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे। तो इस समय भारत में क्यों नहीं हुआ बोलो ये सब? भारत स्वयं को उन आक्रमणकर्ताओं से बचाने में लगा था और विदेशी धड़ाधड़ आविष्कार किए जाते। बोलो अमेरिका टॉप क्यों पहुंच गया? क्योंकि अमेरिका ने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा। आज वो क्यों टॉप है? सबसे बड़ी चीज होती तुम पे मंगोल आक्रमण कर रहा है, फिर अलेक्जेंडर आ रहा है, फिर मुगल आ रहा है और फिर अंग्रेज भी आ रहे हैं। तुम खुद को बचाओगे कि आविष्कार करोगे? हम बचा ही रहे थे। उसने फाइट नहीं लड़ी, वो आगे बढ़ता गया। हम हर युद्ध में 50 साल पीछे लुढ़क गए। तो उस समय भारत उस समय किसमें लगा था बोलो? भारत उस समय खुद को आक्रांताओं से बचाने में लगा था। सर ऐसे खुद को उसमें बचाने क्यों के नहीं किसने युद्ध किया? उसमें क्यों नहीं किसने युद्ध किया? किस पे बोलो? अमेरिका पे। अमेरिका खुद कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो अलग कंटिनेंट है, वहां जाके उससे कौन लड़ता? उसको मतलब फायदा नहीं। इंडिया पे फिर क्यों? इंडिया पे अमेरिका ने किसी सोने की से, चिड़िया। अमेरिका हथियार भेजता रहा लेकिन उसकी जमीन पे कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। वो सबसे दोस्ती बना के रखा। दोस्ती नहीं, वो अलग कॉन्टिनेंट है। वहां तक किसी की मिसाइल पहुंच ही नहीं पाती थी, समुद्र में गिर जाती थी, अटलांटिक महासागर। और सर अगर पहुंच जाता खुद को आक्रांताओं से वो चाहती तो पता चला। बचाने में लगा था, इसलिए वो आधुनिकता पे ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए वो आविष्कारों में अपना ध्यान केंद्रित न कर सका। इसलिए
अदरवाइज हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी, एक तो जला डाली गई, जलाई न गई होती तो हमारे कहाँ कहाँ से लोग आके तक्षशिला में पढ़ते थे, पूरे विश्व के लोग आके वहीं बैठते थे, ज्ञान अर्जित कर, वो भी समाप्त हो गई। फिर आक्रमण पे आक्रमण, 17 बार तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो ऐसे में हम 17 बार, मोहम्मद गजनी। फर्स्ट क्लास से संस्कृत पढ़ाई। इसलिए ठीक है, वह आविष्कारों पर अपना ध्यान केंद्रित न कर सके, इसलिए पिछड़ गया। जो एसएसटी में आया था सब कर लिए थे, बोलो मंगल पूरा किया। चलो नेहरू जी के अनुसार सबके मन में भारत की अलग अलग तस्वीरें हैं। तुम्हारे मन में भारत की क्या तस्वीर है और तुम्हारे साथी के मन में व्याख्या? नेहरू सुंदर तस्वीर। जी के अनुसार बहुत अच्छी चलती है, कभी कभी सबके मन में आज गर्म चल रही भारत की अलग अलग तस्वीरें हैं। व्याख्या करिए, इस कथन की व्याख्या करिए, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कुछ लोग जब भारत के बारे में सोचते हैं तो यहाँ के हरे भरे मैदान, ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय, बहती हुई सैकड़ों नदियाँ, ठीक है, और कई घाट, उनके किनारे घनघनाते हुए मंदिर के घंटे, ये सब सोचते हैं ना। अब जरा देखिए हमारे मन में भारत की क्या तस्वीर है? तो भारत के विशाल, क्या यहाँ मैदान बहुत विशाल है? हरे भरे मैदान हैं और साथ में बर्फ से, साल भर बर्फ से ढके रहते हैं क्या? हाँ सर, कश्मीर में बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत हैं, सैकड़ों नदियां हैं, इतनी नदियां हैं कि नदियों से ही लगभग हर स्टेट में और उसके बहुत सारे जिलों में पहुंच सकते। इट इज द ड्रेनेज सिस्टम। पूरी भारत में नदियों का जाल बिछा रखा है, तभी तो इतनी ज्यादा भीड़ है भारत में। समझ में आया? तो और सैकड़ों नदियां और विपत्ति में भी धर्म का अनुसरण करने वाले लोग। नहीं तो वहां घर मिल रहा था, सोने की गिन्नियां मिल रही थी, बदल लेते लोग मुगलों के समय में। अंग्रेज तो इतना लालच दे रहा था कि ऐसा ऐसा करोगे तो गिन्नी मिलेगी, बन जाओ मुस्लिम, लेकिन नहीं बने। क्यों नहीं बने? विपत्ति में भी अपने धर्म का अनुसरण करने वाले लोग। तो हमारे मन में ये तस्वीर है, जबकि ठीक है, हमारी साथी के मन में क्या तस्वीर है? हमारे साथी के मन में हमारे साथी को मातृभूमि से, देख लो सबकी अलग अलग है, से विशेष लगाव। इंदिरा गांधी ने 1975 में सिर्फ इतना ही कहा था कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, और लोगों से बोला हम खाली बैलगाड़ी भेज रहे हैं, अपने हिसाब से दे देना। खाली बैलगाड़ियों को लोगों ने झुमके जेवर से लाद के भेज दिया, बोला ले जाओ, देश के नाम लुटा दो। ये मातृभूमि से लोगों का सबके घर से दिया गया, हमारी मदर ने खुद दिया, सबके घर से दिया। उस समय थी 75 में, अब तो 73 में पैदा हुए, अब तो 2 साल के ही थे, लेकिन उन्होंने दिया होगा, हमें थोड़ी पता रहेगा, लेकिन सब ने दिया, विशेष लगा हुआ है। तो वे देश की रक्षा के लिए
इसकी सोवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए अपना बलिदान देने को भी तैयार है। सर जब इनने खाली क्या भेजा, खाली ट्रक, हाँ बैलगाड़ी भेजी, तो कहीं चोरी होने का डर नहीं था? कुछ नहीं। खुद के बंदे भेज रहे, खुद के बंदे भेज रहे। देश की संप्रभुता, ठीक है, के लिए, रक्षा के लिए, मतलब तुम्हारा साथी क्या कर सकता है? देश की संप्रभुता के लिए, रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार। और बलि दे सकता है खुद की बलि। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कई विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन तुम्हारा क्या तर्क है? नेहरू जी का इसके बारे में। सर मैं बताता हूँ। सर उसके ऊपर मिट्टी आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं उस समय भी परमाणु विस्फोट हुआ होगा। ना सर, हाँ, चांसेस ही ओके चांसेस नहीं, चांसेस बोलो। वह के बाद लास्ट टाइम वो आविष्कारों पर, अलग अलग इन्वेंशंस पर वो अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर सका। एक खोज होती है, एक आविष्कार होता है। जो पहले से ही है उसे खोज करना कहते हैं, और नई चीज करना आविष्कार। एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी इंडिया की हो सकती है, इन्वेंशन बल्ब का हो सकता है। नाउ सिंधु घाटी के अंत के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। नेहरू जी का क्या मत है? आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस और मोहनजोदारो मूवी में तो वही दिखाया गया कि वो सिंधु घाटी ओवरफ्लो कर गई, फिर वो बांध टूट गया। तो किसी ने देखी वो पिक्चर? तो ना आप भी वही लिख दीजिए कि देखो अकस्मात क्या हुआ होगा, इस भूकंप या बाढ़ की वजह से भूकंप आ गया होगा, तो पहाड़ से दब गया होगा। वो दिखाया भी तो है मूवी पे, वो बाढ़ दिखाई गई है। गाड़ी दिखते हैं। भूकंप या बाढ़ की वजह से, ठीक है, क्या हुआ होगा कि नगर में पानी आ गया होगा। और यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। ऐसा मेरा मत है। खुदाई से ये पता चलता है कि इस पूरी सभ्यता में हथियार ही नहीं मिले। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग शांति देते हैं। धातु की बहुत सारी चीजें मिले, हथियार नहीं मिले। तो खुदाई से क्या पता चल रहा है? खुदाई से या ताम्र युग था, तांबा उस समय चलता था। कॉपर ये ब्रॉन्ज है, इसकी कांसा भी चल चुका था, ठीक है। यह पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग अहिंसावादी नहीं, शांति प्रिय थे। उस समय वहां श्रेयस जैसे पर कोई हथियार नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं, पेन भी नहीं। शांतिपूर्ण व्यवहार भाई
वो तेरी तरह नहीं थे, वो शांत स्वभाव के थे। सर देख लो सर, अब गुस्सा क्या है बोल नहीं रहे हैं था, आप? उनको वो पता ही कुछ ऐसे नहीं। मत बोलो। कॉपर होते तो वो लेन देन करते थे बस। सर उनकी अलग सी नगरी होती थी ना वो। बिल्कुल सब गोरे थे। वही गया था। ना तेरी बात जल्दी करो। अब जरा देखो, उपनिषदों में बार बार कहा गया है, उपनिषद 18 उपनिषद है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर वक्ता दुग्धम गीतामृतम है। सभी उपनिषद गाय हैं और दूधिया गोपाल नंदन है भगवान कृष्ण, और दूध पीने वाला बछड़ा कृष्ण है, और दूध स्वयं गीता का रूपी अमृत है। उसी उपनिषद के बारे में क्या? दूध अमृत है। दूध वही गीता का जो अमृत है ना, रस, वही दूध। अब जरा देखिए उसी उपनिषद, मतलब पानी मिला है। पानी मिला हुआ अमृत, देखो ये चीज है। पानी मिला हुआ। उपनिषद में क्या कहा गया है? अब तुम लोग तो जानते होगे उपनिषद, ठीक है। उपनिषद में कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन अनुशासन में रहे। क्या आप अपने जीवन में इसे लागू कर पाते हैं? शरीर स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन अनुशासन में हो। क्या आप इसको अपने जीवन में लागू कर पाते हैं? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो ये बात कही गई है कि देखिए यह कथन सही है, ठीक है। अब हम लोग डायोनिजीस की तरह तो नहीं है। डायोनिजीस कहता था मैं तो आई एम ए सोल, और वो कूड़े के ढेर के किनारे पड़ा रहता। बहुत बड़ा दार्शनिक है, उसकी बात पढ़ोगे ना, डायोनिजीस की बुक है, बेस्ट सेलर्स की। तो लेकिन वो कहता था हम तो आत्मा है, कोई हमारे शरीर को भी काट देगा। तो उस फिलोसफर की, उसकी जो दर्शन शास्त्र की व्याख्या है, उसके बारे में भी ये कहा जा सकता है, ठीक है। जरा देखें कि ये 100% कथन सही है। मैं तो इसे दैनिक क्रियाकलापों में लागू करने का प्रयास करता हूँ, दैनिक क्रियाकलाप, डेली एक्टिविटीज में। मैं इसे दैनिक क्रियाकलापों में या दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। प्रातः काल उठना, स्नान के लिए जाना, प्रातः काल उठना, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, व्यायाम करना मेरी दिनचर्या में शामिल है। डेली रूटीन में शामिल है। सर वो शरीर क्या लिखा है? हाँ? शरीर शरीर स्वस्थ स्वस्थ शरीर में हाँ, शरीर स्वस्थ हो, ठीक है। देखो नेहरू जी की यह नवी जेल यात्रा थी। कुछ और भी कथन, नेहरू जी की यह 9वीं जेल यात्रा थी, सर अहमदनगर के किले में। हाँ बोलो। सर ये टी शर्ट पहन के ला रहा है ना, ये मंगल, मंगल, ये देखो ना। वो तुमने ऐसी खरीदी होगी आगे। अरे सर ऐसे देखते थे आप।
अरे पेन नहीं उल्टा पेन घिस दिया उल्टा पेन दिया। वो white white उल्टा था। पेन इंग्लिश भी लिख सकते कोई बात नहीं। अरे नहीं वो वाइट वाइट कुछ लग गया चलो। अहमदनगर के किले में वो 1942 से 45 तक। यार मैं पॉइंट्स भी लिखा इसमें एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, गलत हो जाए। एक हाँ, एक मार्क हाँ, का। गलत। ये कम से कम फोकस रखो। ध्यान सर दो। आधा आधा मार्क कर देंगे। हम अहमदनगर के किले में वो कब से कब तक रहे? सर 1942 से 1945 1942 से 1945 तक 3 साल रहे थे सर। रहे। नेहरू जी रहे। कब आता है तुझे? सब आते हैं। अब अगला देखो। चांद बीबी ने किले की रक्षा के लिए सर अकबर से लड़ाई की। चांद तलवार ऊपर सर नाम क्या है? सर चांद भी चांद बीबी। शान। चांद है चांद है। चांद बीबी ने किले की रक्षा के लिए किससे लड़ाई की? अकबर। सर नाम है क्या चांद? हाँ, सर उस समय बड़े अरे तब के टाइम पे उठ पटाओ ना। लेकिन उसके एक व्यक्ति ने उसके साथ ही विश्वासघात किया, उसकी तलवार ठोक दी। उसी की वजह से। जैसे राजा मान सिंह हुआ यहाँ का राजस्थान का, और वहाँ पर वीर जाफर हुआ, ऐसे चांद बीबी के पास भी एक कोई विश्वासघात किया। सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ऐसा कर इतना ही रखो। सर 1% तो पढ़ाई कुछ अपने आप कर लेना। चैप्टर पढ़ के चला लिख के बता दो। सर बचपन तो आ जाएगा, बस इसी का है। इससे कर लेना, हो जाएगा। इसका भी इतना प्रश्न नहीं, इसी का भी क्वेश्चन आएंगे कुछ लोगों का आईटी है ना, सर मेरा